हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीजी एजुकेशन हब। आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एचपी टेट और सी टेट के पुराने क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच एम्फेसाइजेस अनकॉन्शियस मोटिवेशन एज फैक्टर्स इन ह्यूमन बिहेवियर इज। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो अनकॉन्शियस मोटिवेशन है वो किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर का एक फैक्टर हो सकता है। मींस एक ह्यूमन बिहेवियर जो है उस इंडिविजुअल के अनकॉन्शियस मोटिवेशन पे डिपेंड करता है। तो ये किस थ्योरी में दिया गया है? तो इसका आंसर है साइको एनालिसिस की थ्योरी, जो कि दी गई है सिगमंड फ्राइड के द्वारा। सिगमंड फ्राइड ने अपनी थ्योरी साइको एनालिसिस में ये बताया है कि जो मैक्सिमम जो मेंटल लाइफ है किसी भी इंडिविजुअल की वो डिपेंड करती है उसके अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर, या फिर जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस उसने अपने लाइफ में गेन किए होते हैं, स्पेशली इन अर्ली चाइल्डहुड। उससे वो जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उस इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी है वो डिपेंड करती है कि कैसा उस इंडिविजुअल का बिहेवियर होगा और वो कैसे अपनी थ्रू आउट द लाइफ वो पर्सन बिहेव करेगा। तो ये सारा कुछ दिया गया है सिगमंड फ्राइड की थ्योरी साइको एनालिसिस में कि जो एक इंडिविजुअल है उसका जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोरालिटी ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स वॉज प्रपोज्ड बाय। जो मोरालिटी है सेल्फ एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स की, ये किसके द्वारा दी गई है, किसके द्वारा प्रपोज की गई है? तो इसका आंसर है कोहलबर्ग के द्वारा। जो कोहलबर्ग है उसका पूरा नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। उसने दी है मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी। उसने अपनी थ्योरी मोरल डेवलपमेंट में टोटल तीन लेवल्स दिए हैं मोरल डेवलपमेंट के, और उन 3 लेवल्स को आगे डिवाइड किया है 6 स्टेजेस में। उसने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी को टोटल 6 स्टेजेस में ऑर्गेनाइज किया है। उस अपनी थ्योरी में उसने पूछा है कि जो सेल्फ एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं वो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी में कौन से लेवल पे दिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा 3rd लेवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स। तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो क्या मेजर करता है? तो इसका आंसर है परफॉर्मेंस। जो परफॉर्मेंस है किसी भी इंडिविजुअल की वो कैसे मेजर की जाती है? इंटेलिजेंस टेस्ट की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर्स ह्यूमन मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन द नीड टू। तो इसका आंसर होगा एक्चुअलाइज एंड एनहांस द सेल्फ थ्रू एक्सपीरियंसेस। सबसे पहले तो कार्ल रोजर्स ने थ्योरी दी है सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर। कार्ल रोजर्स ने एक थ्योरी दी है सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर। जो सेल्फ कंसेप्ट है, सेल्फ कंसेप्ट की थ्योरी है वो है क्या कि इंडिविजुअल्स आइडिया ऑफ ऑन सेल्फ हु ही और शी इज, कि एक इंडिविजुअल का आइडिया खुद के लिए कि वो कौन है और क्या है। मीन्स इस वर्ल्ड में उसकी पोजीशन क्या है, वो अपने आप को इस वर्ल्ड में कैसे देखता है, पॉजिटिव वे में या फिर नेगेटिव वे में। ये थ्योरी है सेल्फ कंसेप्ट की जो कि दी गई है कार्ल रोजर्स के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 अकॉर्डिंग टू ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द आइकॉनिक स्टेज इज कंसर्न्ड विद। ब्रूनर्स की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो आइकॉनिक स्टेज है वो किसके साथ जुड़ी है? तो इसका आंसर है यूज ऑफ विजुअल इमेजेस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। मीन्स इस थ्योरी में जो आइकॉनिक स्टेज है उसमें बताया गया है कि कैसे हम विजुअल इमेजेस का यूज करते हैं इस वर्ल्ड को समझने के लिए। ओके, जेरोम ब्रूनर जो है एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया है कि एक जो नॉलेज है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट मोड्स ऑफ थिंकिंग, कि कैसे थिंकिंग के अलग अलग मोड्स को यूज़ करके हम किसी नॉलेज को रिप्रेजेंट या फिर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो उसने नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 मोड्स दिए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है
एनेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, सेकंड है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन और थर्ड है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जो एनेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है वो किसके साथ जुड़ी है? एक्शन बेस्ड नॉलेज के साथ, कि जो नॉलेज है वो एक्शन के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन में क्या दिया है कि जो नॉलेज है वो इमेजेस के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि हम अपनी नॉलेज को लैंग्वेज के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था आइकॉनिक स्टेज के बारे में। तो जो आइकॉनिक स्टेज है वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि हम लोग अपनी नॉलेज को इमेजेस के थ्रू या फिर जो विजुअल इमेजेस हैं उनके थ्रू अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इस वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने में हम लोग विजुअल इमेजेस की हेल्प ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग रिक्वायर्स। गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होना ज़रूरी है? तो इसका आंसर है फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज़। सबसे पहले हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग को समझना जरूरी है कि होती क्या है। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब किसी भी इंडिविजुअल की डाइवर्जेंट थिंकिंग कब होती है? जब वो जो इंडिविजुअल जो है एक प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में सक्षम हो। मीन्स एक किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे डिफरेंट जो आइडियाज़ हैं या फिर सॉल्यूशंस हैं जो कि यूनिक हो, अपने लेवल पे यूनिक हो, उनको प्रोवाइड करवाने में वो सक्षम हो, तब हम उसको बोलेंगे कि वो इंडिविजुअल क्या है? एक डाइवर्जेंट थिंकर। ओके, जो गिलफोर्ड की थ्योरी है उसको और किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी या फिर स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। जो गिलफोर्ड है वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इगोसेंट्रिक थॉट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन, स्टैटिक थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंटल एक्सेप्ट। कि इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा प्री ऑपरेशनल स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है? कि सबसे पहले तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है डेवलपमेंट की, ये किस थ्योरी में प्रेजेंट है? तो ये है जीन पियाजे की थ्योरी में सेकंड नंबर की, मतलब सेकंड स्टेज है। जो जीन पियाजे की थ्योरी है उसमें जीन पियाजे ने टोटल 4 स्टेजेस दी हैं डेवलपमेंट की। जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में टोटल 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी है, जिसमें फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें बात की गई है प्री ऑपरेशनल स्टेज की। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है कैरेक्टरिस्टिक है प्री ऑपरेशनल स्टेज का? तो इसका आंसर होगा, मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं? तो ये सारे ईगोसेंट्रिक थॉट, स्टैटिक थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे के सारे क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन कौन सा ऑप्शन जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो इसका आंसर है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन। तो यहाँ पे बात करते हैं ईगोसेंट्रिक थॉट के बारे में। ईगोसेंट्रिक थॉट होता क्या है कि जब कोई भी इंडिविजुअल सेल्फ सेंटर्ड होता है, मीन्स सिर्फ और सिर्फ वो खुद के बारे में सोचता है, तब हम उस इंडिविजुअल को बोलेंगे ईगोसेंट्रिक थिंकर। मीन्स जब भी कोई इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, तब उसको बोला जाएगा कि वो पर्सन क्या है, वो इंडिविजुअल क्या है? ईगोसेंट्रिक। ओके, नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन। जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन का क्या मतलब है कि लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी दैट अलाउज अ पर्सन टू डिटरमाइन दैट अ सर्टेन क्वांटिटी शेप विल रिमेन सेम। मतलब इसमें जो पर्सन है वो एक लॉजिकल थिंकर होता है, मतलब उस पर्सन के पास लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी होती है, जिसमें उस पर्सन को पता होता है कि कोई भी शेप है या क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। मतलब उसको नॉलेज होती है इस चीज़ के बारे में कि कौन सी चीज़ कंजर्व्ड रहती है। हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। जैसे कि जिस पर्सन को कंजर्वेशन की अंडरस्टैंडिंग होती है उसको पता होगा कि ट्रायंगल की शेप क्या होगी और एक रेक्टेंगल की शेप क्या होगी। मतलब उन दोनों में एक डिफरेंस जो होता है उस चीज़ की उसको नॉलेज होगी।
ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का आपको पता ही है कि जब जो पर्सन है उसको पता होता है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ईगोसेंट्रिक थॉट, स्टैटिक थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे के सारे प्री ऑपरेशनल स्टेज के जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन होती है ये इस स्टेज पे प्रेजेंट नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वॉज प्रपोज्ड बाय। जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो किसके द्वारा बनाया गया, तो इसका आंसर है नॉम चॉम्स्की। जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है ये एक प्रकार का टूल है जो कि नॉम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग ये एक प्रकार का टूल है जो कि एक इंडिविजुअल के ब्रेन में पहले से ही प्रेजेंट होता है, जो कि किसी भी चाइल्ड को इनेबल करता है, सक्षम बनाता है कि वो किसी भी लैंग्वेज को या लैंग्वेज के रूल्स को समझ सके। मतलब किसी भी इंडिविजुअल की इन्नेट एबिलिटी होती है किसी भी लैंग्वेज को समझने की। ओके, नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन वॉज प्रपोज्ड बाय। जो थ्योरी है सेलेक्टिव अटेंशन की वो किसके द्वारा बनाई गई, तो इसका आंसर है ब्रॉडबैंड। जो थ्योरी है सेलेक्टिव अटेंशन उसमें उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है कंट्रोल्ड अटेंशन के नाम से या फिर डायरेक्ट अटेंशन के नाम से। इस थ्योरी में क्या दिया गया है कि सेलेक्टिव अटेंशन होता क्या है कि it is an act of focusing in particular object while simultaneously ignoring other distractions। मतलब ये एक टाइप का ये एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें जो पर्सन है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करता है। जो अदर चीज़ें होती हैं, अदर डिस्ट्रैक्शंस हम बोल सकते हैं या फिर इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो उनको इग्नोर कर देता है। मतलब एक टाइम पे जिस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत होती है उसी पे फोकस करता है, किसी पार्टिकुलर चीज़ पे फोकस करता है। मतलब सेलेक्टिव अटेंशन बोला जा सकता है उसको। ओके, नेक्स्ट है दोज आइटम्स दैट आर मोस्ट लाइकली टू बी फॉरगॉटन आर दोज। कि ऐसी आइटम्स जो कि जिनके चांसेस होते हैं कि उनको हम भूल सकते हैं, ईजिली उनको भुलाया जा सकता है, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एट द मिडल ऑफ लॉन्ग लिस्ट। ओके, थैंक यू।